थैंक यू सुधीर। महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और शिंदे सरकार को राहत दी। अदालत ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें राहत मिल सकती थी, लेकिन अब यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया। कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर हमला किया और कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। उद्धव के हमले पर महाराष्ट्र के सीएम ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के नाम पर चुनाव लड़कर कांग्रेस के साथ सरकार बनाने वाले उद्धव को नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में अफसरों पर कंट्रोल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा कि अफसरों के तबादले और तैनाती का अधिकार सरकार का रहेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ किया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्यों का पिता बताया। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में 10 गुना स्पीड से काम होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विपक्षी एकता पर नीतीश की पहल का स्वागत किया। सीएम नीतीश सबसे पहले उद्धव ठाकरे से मिलने सीधे मातोश्री गए। दोनों नेताओं ने मुलाकात की, फिर मीडिया के सामने आए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश को गुलाम बनाने वालों को घर भेजेंगे। नीतीश के साथ मुलाकात के बाद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि देश के हालात को देखते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अजमेर से जनसंघर्ष यात्रा की शुरुआत की। सचिन 1 महीने में दूसरी बार अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। वो पेपर लीक मुद्दे और भ्रष्टाचार के खिलाफ 5 दिनों की पदयात्रा निकाल रहे हैं। पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के पोस्टर में राहुल और प्रियंका की नहीं बल्कि सिर्फ सोनिया गांधी की तस्वीर है। अशोक गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के प्रति वफादारी जरूरी है। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को मैनुअल के हिसाब से पूर्व डिप्टी सीएम को 1 दिन के अंतराल पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पत्नी से बात कराने का निर्देश दिया। सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर बीजेपी का विरोध जारी है। कोलकाता में थिएटर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं पुरुलिया में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी ओर गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ द केरल स्टोरी देखी। फिल्म देखने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह फिल्म किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के करीब 5 दिन में तीसरी बार धमाके से हड़कंप मच गया। यह ब्लास्ट स्वर्ण मंदिर के लंगर हॉल के रात करीब 12 बजे हुआ। तलाशी के बाद एक दंपत्ति समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से करीब 1 किलो विस्फोटक मिला है। तलाशी के दौरान सीसीटीवी फुटेज से 2 संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों धमाका करने के बाद सराय के बरामदे में जाकर सो गए। दोनों से पूछताछ के बाद एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। इनसे एक संदिग्ध बैग बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके का मकसद शांति भंग करना था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी और तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। रिहाई के आदेश के बाद इमरान खान ने घर जाने की इजाजत मांगी तो अदालत ने कहा कि आपके घर को भी जलाया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने इमरान खान को पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखने के निर्देश दिए। रिहाई के बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। इटली के शहर मिलान में बड़ा धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि कुछ गाड़ियों में आग लगी है। पुलिस के मुताबिक यह धमाका एक वैन में हुआ था। इटली की मीडिया के मुताबिक जिस वैन में धमाका हुआ उसमें कुछ गैस सिलेंडर डिलीवरी के लिए रखे गए थे। इस वैन को पार्किंग में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान किसी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद पुलिस ने पास के स्कूल और एक नर्सिंग होम को खाली कराया। धमाके की वजह से कई गाड़ियों में आग लग गई। फिलहाल एक शख्स के जख्मी होने की खबर है। मोका चक्रवात के खतरे से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोका आज रात तटीय इलाके से टकरा सकता है और 12 मई की सुबह तक गंभीर चक्रवात बन सकता है। मोका की वजह से कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है। आजकल आईपीएल का जमाना है और आज अगर आप आईपीएल का मैच देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए ये मैच छोड़कर पाकिस्तान का पीपीएल देखिए। पीपीएल यानी पाकिस्तान पॉलिटिकल लीग, जिसमें सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इमरान खान। और यकीन मानिए आज जो मजा आपको ये मैच देखने में आएगा वो आईपीएल में भी नहीं। पाकिस्तान के टीवी सीरियल्स और नाटक तो बहुत मशहूर हैं और उनकी कहानी धूप छांव की तरह सस्पेंस के तराजू पर लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। आपने भी पाकिस्तान के बहुत सारे नाटक और सीरियल्स देखे होंगे। आज इमरान खान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और इसलिए हम इस खबर का विस्तार से आज आपके लिए विश्लेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इमरान खान की रिहाई के बाद अब पाकिस्तान में क्या होगा। साथ ही इमरान खान की जो यात्रा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी से लेकर पाकिस्तान की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बनने तक, आज उस सफर पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। और यह सफर इतना दिलचस्प है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई बहुत ही मनोरंजक हिंदी फिल्म देख रहे हैं या फिर कोई बहुत ही रोमांचक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इमरान खान की यह लेटेस्ट नई तस्वीर दिखाते हैं जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आई है, जब आज वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। इस तस्वीर को आप, ये पाकिस्तान से के सुप्रीम कोर्ट से आई है जहां इमरान खान आज पेश हुए थे। पाकिस्तान से इमरान खान की ये लेटेस्ट बिल्कुल नई तस्वीर है। अब आपको बताते हैं कि आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने 10 मई को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में इमरान खान की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। लेकिन सुनवाई आज हुई और आज जब इस पर सुनवाई शुरू हुई तो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है उमर अता बंदियाल, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान को अदालत में खुद देखना चाहते हैं और इसके लिए चीफ जस्टिस ने वहां की पुलिस को 1 घंटे का समय दिया। कहा कि 1 घंटे के अंदर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में मेरे सामने पेश कीजिए। इसके बाद जब इमरान खान अदालत में पेश हुए तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उनसे सबसे पहला जो शब्द कहा वो ये था कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं और हम सब इमरान खान को देखकर बहुत खुश हैं। इट्स गुड टू सी यू। इसके बाद उन्होंने इमरान खान को तुरंत रिहा करने का आदेश देते हुए 5 बड़ी बातें कही जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात उन्होंने ये कही कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। दूसरा, इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वो न्याय के सिद्धांत के खिलाफ था। तीसरा, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को यह सलाह दी कि वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नेता हैं और पाकिस्तान के लोग भी उन्हें बहुत चाहते हैं और मानते हैं, इसलिए उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, यानी बातचीत के जरिए कोई हल निकालिए। चौथा, इमरान खान चाहते थे कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि वो अभी इस्लामाबाद की पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, जहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों से मिलने की इजाजत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिहा तो नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा कि माय लॉर्ड, मुझे तुरंत रिहा किया जाए और मैं अपने घर जाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आज आपको जेल में रहने की आवश्यकता नहीं है। आज रात आज आप पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में रहिए और 10 लोग आपसे मिल सकते हैं और आपका परिवार भी आपसे मिल सकता है और आपका परिवार अगर चाहे तो वहां आपके साथ रात को रुक भी सकता है, रह सकता है। और ये जो 10 लोग हैं ये कौन है, इनके नाम आप खुद तय कर सकते हैं। और 5वीं बात उन्होंने कही, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने जो कही है कि उनके पास कलम और अल्लाह की ताकत है और वो न्याय करके रहेंगे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उनके पास कलम और अल्लाह की ताकत है और वो न्याय जरूर करेंगे। और इस दौरान उनका यह भी कहना था
कि कुछ लोग उनके घर को आग लगा सकते हैं क्योंकि वो इस मामले में न्याय कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का पूरा समर्थन किया। इस समय पाकिस्तान की जो सेना है वो इमरान खान के बिल्कुल खिलाफ है, सरकार बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन एन टाइम पर सुप्रीम कोर्ट उनके बचाव में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया। और चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने यहां तक कहा कि हो सकता है अब मेरा घर भी जला दिया जाए क्योंकि मैं न्याय कर रहा हूं। तो इस पूरे मैच में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान अब एक टीम में आ गए हैं और दूसरी टीम में है पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार। इस पूरी सुनवाई के दौरान इमरान खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि उनका अदालत से दिन दहाड़े अपहरण किया गया था और इस दौरान उन्हें डंडों से बुरी तरह पीटा गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसा व्यवहार कुख्यात अपराधियों के साथ होता है। दूसरा, उन्होंने गिरफ्तारी के समय कोई उन्हें वारंट नहीं दिया गया और गिरफ्तारी के बाद भी उनकी कई बार लोकेशन बदली गई और उन्हें जगह जगह अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। तीसरा, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो दंगे हुए उसके लिए सारा दोष उन पर डाला गया, यानी इमरान खान को दोषी ठहराया गया था। तो इमरान खान ने यह कहा कि जो दंगे हुए हैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे नहीं पता दंगे कैसे हुए हैं, मुझे उनकी कोई जानकारी भी नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे तो गिरफ्तारी के बाद ही मेरा मोबाइल फोन तक ले लिया गया था, तो जब मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था तो मैं दंगे कहां से कराता, इसलिए जो दंगे हो रहे हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। चौथी बात उन्होंने ये कही कि उनका अपराध सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान में चुनाव चाहते हैं, अराजकता और तानाशाही नहीं चाहते। और आज भी उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। इमरान खान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव हो क्योंकि वो जानते हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं और अगर चुनाव निष्पक्ष हो गए तो वो जीत जाएंगे। नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ और सेना वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो गए तो इमरान खान का जीतना निश्चित है और अगर इमरान खान जीत गए तो वो नवाज शरीफ को दोबारा जेल में डाल देंगे और इस बार तो शहबाज शरीफ को भी दोबारा जेल में डाल देंगे। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि हाल फिलहाल चुनाव हो। अब बड़ी बात यह है कि इस फैसले को लेकर पाकिस्तान की सरकार खुद वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजों को खुलेआम अंजाम भुगतने की धमकी दे रही है। तो यह भी बड़ा दिलचस्प है कि अब पाकिस्तान में वहां की नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की सरकार और सुप्रीम कोर्ट अब आमने सामने आ गए, दोनों के बीच टकराव हो रहा है। ऐसा बहुत कम देखने को होता है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार आपस में टकराने लगे। पाकिस्तान की सूचना और प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने आज कहा कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की रिहाई का फैसला सुनाती है तो यह फैसला आतंकवाद को समर्थन देने के बराबर होगा और अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो इससे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों को भी आग लगाई जा सकती है। वो इस बात के लिए तैयार रहे। सोचिए, ये बात पाकिस्तान की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री खुद कह रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक तरह से चुनौती दे रही हैं कि अब आप तैयार रहिए, ये आग आपके घर तक भी जरूर पहुंचेगी। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी इमरान खान को रिहा करने पर बड़ी सख्त नाराजगी जताई है और कहा है कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश एक अपराधी की ढाल बनकर देश में भड़की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और उन्हें अब चीफ जस्टिस का पद छोड़कर इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, जैसे उनकी सास यानी उनकी पत्नी की मां इमरान खान की पार्टी में शामिल हो चुकी है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस उमर अता बंदियाल और वो 64 वर्ष के हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको उनका परिचय करा देते हैं। आपको आज ये जरूर जानना चाहिए कि पाकिस्तान के एक ऐसे कौन से चीफ जस्टिस हैं जो इमरान खान के प्रति इतने चिंतित हैं और जो खुलकर इमरान खान का साथ दे रहे हैं और जिन्होंने अकेले अपने दम पर इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दिया। तो ये हैं जस्टिस बंदियाल, 64 वर्ष के हैं और उनकी सास का नाम है महजबीन नून।
पिछले दिनों पाकिस्तान में महजबी नून का एक ऑडियो क्लिप लीक हो गया था, जिसमें वो इमरान खान की पार्टी के एक वकील की पत्नी से बात कर रही थी और कह रही थी कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द आम चुनाव होने चाहिए। और इस ऑडियो क्लिप में उन पर इमरान खान की पार्टी को समर्थन देने का आरोप लगा, जिसके बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी लगातार वहां के चीफ जस्टिस पर इमरान खान की पार्टी के साथ मिली भगत करने का आरोप लगा रही है। यानी जो चीफ जस्टिस की जो सास है वो तो इमरान खान को बहुत पसंद करती हैं और इमरान खान के पक्ष में बात करती हैं, और उनका ये सब कहते हुए एक ऑडियो क्लिप लीक हो गया। और लोगों का ये कहना है, वहां की सरकार का ये कहना है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये भी इमरान खान के ही समर्थक हैं, उनके दोस्त हैं। और ये बात सही है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर इमरान खान के प्रति नर्म होने के आरोप इससे पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि उन्हीं की वजह से इमरान खान को पिछले साल प्रधानमंत्री के पद से हटना भी पड़ा था। असल में पिछले साल जब इमरान खान को पाकिस्तान की संसद में फ्लोर टेस्ट का सामना करना था, तब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो मौजूदा नेशनल असेंबली को अब भंग कर देंगे और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ्लोर टेस्ट नहीं बल्कि चुनाव कराए जाए। लेकिन इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह कहा कि नेशनल असेंबली को भंग करने का फैसला असंवैधानिक होगा और इमरान खान को किसी भी सूरत में फ्लोर टेस्ट का यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना तो करना ही पड़ेगा। और इसी आदेश के बाद इमरान खान ने फ्लोर टेस्ट का सामना किया और वो पाकिस्तान के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनकी सरकार नेशनल असेंबली में बहुमत साबित करने नहीं कर पाई और उसकी वजह से गिर गई। यानी जिन चीफ जस्टिस की वजह से इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता से बाहर हुए, आज उन्हीं के कारण उनकी रिहाई भी हुई है, क्योंकि इन्होंने ही पहले इमरान खान का पूरा गेम प्लान बिगाड़ दिया था। इमरान खान तो ये चाहते थे कि नेशनल असेंबली यानी वहां की संसद को ही भंग कर दिया जाए और चुनाव करा लिए जाए, और लेकिन चीफ जस्टिस ने काम बिगाड़ दिया और संसद को भंग होने से रोक दिया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से जुड़ी एक और रोचक जानकारी भी आज हम आपको बताते हैं। वर्ष 2007 में जब पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा हुई थी, उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के संविधान को भी निष्क्रिय कर दिया था और एक अस्थायी संविधान लागू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के सभी जजों को फिर से नई शपथ लेने के लिए कहा गया और बात ना मानने पर सभी जजों को हाउस अरेस्ट की धमकी दी गई। इसके बावजूद भी उस समय पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने झुके नहीं और उन्होंने कहा कि वो असली संविधान को ही मानेंगे, परवेज मुशर्रफ के संविधान को नहीं मानेंगे। और आज भी उन्होंने यही कहा कि उन्होंने इस मामले में न्याय किया है, इसलिए हो सकता है कुछ लोग उनके घर को आग लगाने की भी कोशिश करें। हालांकि आज के उनके फैसले को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी तो 9 मई को ही हो गई थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान की इतनी चिंता 2 दिन के बाद आज क्यों हुई? यह सवाल आपके मन में भी जरूर आएगा अगर आप सोचकर देखेंगे। गिरफ्तारी हुई 9 तारीख को और आज 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली और अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई के आदेश दे दिए। यह काम सुप्रीम कोर्ट 9 को भी कर सकता था, 10 को भी कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की पार्टी ने 10 मई को यानी कल याचिका दायर की थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने योग्य तो माना, लेकिन कल इस पर सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा नहीं आज करेंगे, यानी 1 दिन के बाद करेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अचानक यह कहा कि वो इमरान खान को देखना चाहता है। और ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अचानक से इतना सक्रिय हो गया कि उन्होंने कह दिया कि इमरान खान को अभी भी हमारे सामने पेश किया जाए, हम इमरान खान से बात करेंगे, और फिर उनकी गिरफ्तारी को भी उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया। तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से सही माना था, तो फिर आज यह गिरफ्तारी गैर कानूनी कैसे हो गई? इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इमरान खान और सेना के बीच हो सकता है शायद कोई समझौता हो गया हो और उसके बाद इमरान खान को रिहा करने के लिए यह सारा नाटक रचा गया हो, जो कि पाकिस्तान के किसी टेलीविजन ड्रामे की तरह है। या फिर यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के प्रधानमंत्री
शहबाज शरीफ ने इमरान खान के साथ कोई समझौता कर लिया हो, क्योंकि आज जब चीफ जस्टिस ने उनकी रिहाई का फैसला सुनाया तो उन्होंने इमरान खान को कहा कि उन्हें अपने प्रतिद्वंदी नेताओं के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस को यह बात कहने की नौबत क्यों आई कि इमरान खान अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ बैठकर बातचीत करें और कोई ना कोई हल निकाल ले। कि जो सेना है उसे इस बात का एहसास हो गया हो कि यह मामला हाथ से निकलता जा रहा है, सेना की बड़ी बदनामी हो रही है, और सेना अगर आम लोगों पर, जिसमें ज्यादातर पंजाबी हैं, उन पर अगर गोली चलाती है तो भी सेना बुरी बनेगी, और सेना अगर चुप बैठे रहती है तो सेना के कमांडर्स के घर ऐसे ही जलते रहेंगे, सेना के मुख्यालयों पर, दफ्तरों पर ऐसे ही आगजनी होती रहेगी और सेना बड़ी कमजोर नजर आएगी। ऐसे में सेना क्या करे? इसलिए हो सकता है सेना को लगा हो कि अब इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मामले को दबाने की कोशिश की हो। इससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक बहुत ही आक्रामक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, वो दृश्य उनके लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए परेशान और हैरान करने वाला था। और इसी चिट्ठी में यह भी उन्होंने लिखा कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की छवि खराब हो रही है, और इससे पाकिस्तान के दुश्मन देशों को उसका मजाक उड़ाने का मौका मिल गया है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ये भी लिखते हैं कि इमरान खान के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इमरान खान के बारे में सभी जानकारी राष्ट्रपति को लगातार देते रहें, और ये जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य है। तो आज दो बहुत बड़ी बातें हुई। इमरान खान के पक्ष में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी आ गए, और इमरान खान के पक्ष में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी आ गए, यानी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति दोनों इमरान खान की टीम में आ गए, और दूसरी टीम में है पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ की सरकार। अब मैं आपको पाकिस्तान के राष्ट्रपति की चिट्ठी के कुछ अंश पढ़कर बताता हूं। मेरे हाथ में वो चिट्ठी है, उसकी कॉपी मैं आज लेकर आया हूं। देखिए वो कहते हैं, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। वो कह रहे हैं, आई एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान वर शॉक्ड टू सी द वीडियो इमेजेस ऑफ द इंसिडेंट which reflect manhandling of a former prime minister who is a popular leader and head of a political party substantially supported by the people of Pakistan। तो कह रहे हैं कि जब मैंने ये वीडियो देखा मैं बड़ा हैरान हुआ and I was shocked। फिर वो आगे कहते हैं कि it has tarnished the image of Pakistan in the international community and the enemies of Pakistan are given an opportunity to mock and portray Pakistan as a country having little respect for rights of its citizens। इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई है, जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में नागरिकों के जो अधिकार हैं वो नहीं बचे। फिर कहते हैं, ऑफ कोर्स इमरान खान के बारे में कहते हैं, ऑफ कोर्स इमरान खान हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स हु वर इमोशनली चार्ज्ड आफ्टर वॉचिंग such scenes of his arrest and dragging of their leader by the security officials despite his injured leg due to an assassination attempt on him। तो उन्होंने एक ये भी बात कही कि इमरान खान का जो पैर है उसमें चोट लगी हुई है। इमरान खान घायल अवस्था में है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन पर जानलेवा हमला हुआ था और उनके पैर में गोलियां लगी थी, और उससे उनका पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और ऐसे में भी जब उनका पैर घायल है, ऐसे समय में भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो उन्हें घसीटते हुए ले गए, जो कि बहुत गलत बात है। और आखिर में वो ये कहते हैं, प्लीज डू इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ मिस्टर इमरान खान आर नॉट वायलेटेड एंड हिज लाइफ इज फुली सिक्योर्ड। इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि इमरान खान के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका बिल्कुल उल्लंघन नहीं होना चाहिए और उनकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। और आखिर में वो कह रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 टू कीप मी इन्फॉर्म्ड अबाउट द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। प्रधानमंत्री इस बात के लिए बाध्य हैं
कि वो मुझे इस समय जो भी ताज़ा हालात हैं देश के, उसके बारे में समय समय पर पूरी जानकारी देते रहे। और वो ये जानकारी मांगने की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाध्य है। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, वी मस्ट हैव अ रीथिंक एंड लुक फॉर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस रादर देन कोर्शन एंड अरेस्ट्स। आई हैव कन्वेड माय कंसर्न्स टू द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप एंड आई एम होपफुल दैट द सिचुएशन कैन इंप्रूव। तो राष्ट्रपति तो खुलकर अब इमरान खान के साथ खेल रहे हैं, उनकी टीम में आ गए हैं। अब पाकिस्तान की सूचना और प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी धमकी दी है और कहा है कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान खान का समर्थन करके पाकिस्तान के संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया है और वो इमरान खान की कठपुतली बने हुए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी इसलिए भी खुलकर इमरान खान का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो इमरान खान के पूर्व सहयोगी रह चुके हैं और वो उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं। तो इस रिश्ते को भी समझिए आप कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और इमरान खान का क्या रिश्ता है। ये दोनों पहले एक ही पार्टी में सहयोगी रह चुके हैं। वर्ष 2018 में जब आरिफ अलवी को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया था, तब उनके नाम का प्रस्ताव खुद इमरान खान ने ही किया था और वो राष्ट्रपति बनने से पहले इमरान खान की पार्टी के एक सांसद हुआ करते थे। और यही वजह है कि पाकिस्तान में पिछले साल सरकार तो बदल गई, लेकिन वहां के राष्ट्रपति अब भी आरिफ अलवी ही हैं, जिन्होंने 20 वर्षों तक इमरान खान को अपना नेता मानकर राजनीति की है और उन्हें राष्ट्रपति भी इमरान खान ने ही बनाया है। इसलिए अगर इमरान खान का नमक खाया है तो अब नमक की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो अब आप ये देखिए, इमरान खान बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। वो पहले क्रिकेट खेलते थे और उन्हें उनकी कप्तानी की पूरी दुनिया में तारीफ होती थी कि वो बड़े शानदार कप्तान हैं। और एक चीज की खास तौर पर उनकी तारीफ होती थी कि जब वो फील्डिंग करते थे तो फील्डिंग कैसे सजानी है, अपने फील्डर्स को कहां कहां सेट करना है, ये उन्हें बखूबी आता था। तो ये तो वो क्रिकेट के मैदान पर किया करते थे कि जहां वो अपने फील्डर्स को सही जगह पर सेट करते थे। जब वो राजनीति के मैदान में आए तब भी वो वैसी ही फील्डिंग सजाते हैं जैसा वो क्रिकेट के मैदान में किया करते थे। और उन्होंने जो अपनी फील्डिंग सजाई इस हाल के पिछले वर्षों में, जो उन्होंने अपने फील्डर्स बैठा दिए अलग अलग जगहों पर, वो सारे फील्डर्स आज उनके काम आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो भी असल में इमरान खान के एक फील्डर हैं और जो चीफ जस्टिस हैं वो भी उनके एक और फील्डर की तरह काम कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जब पाकिस्तान में इस पॉलिटिकल लीग के तहत ये पूरा मैच खेला जा रहा है, तब पाकिस्तान के लोग कितने लाचार और कितने बेबस हो गए हैं। आज जब पाकिस्तान जल रहा है तो पाकिस्तान के लोग वहां की सेना के हेडक्वार्टर्स और सेना के बड़े बड़े अफसरों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ तो कर रहे हैं, आगजनी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके घरों से खाने पीने का सामान भी चुरा रहे हैं। बड़े बड़े अफसरों के घर जा रहे हैं, उनके किचन में जाते हैं, उनका फ्रिज खोलते हैं और खाने पीने का जो सामान मिलता है उसे चुरा कर ले आते हैं। पाकिस्तान का कड़वा सच ये है कि वो इस समय महंगाई और आर्थिक संकट के बारूद पर बैठा हुआ है। पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ रुपए की है और वो इस मामले में भारत से 28 साल पीछे है। वर्ष 1995 में भारत की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ रुपए की हुआ करती थी 1995 में, और अब ये 306 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। पाकिस्तान पर इस समय 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अकेले उसने चीन से लिया हुआ है। और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया ऐतिहासिक रूप से गिर चुका है। इस समय पाकिस्तान के 296 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर हैं। आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के 300 रुपए के बराबर अमेरिका का $1 है। अमेरिका के $1 में पाकिस्तान के 300 रुपए आते हैं, जबकि भारत के लगभग 82 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर है। इस समय एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है और वहां लोग आटे की लाइनों में लगकर दम तोड़ रहे हैं। श्रीलंका से भी ज्यादा महंगाई इस समय पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की 37% आबादी यानी 23 करोड़ में से 8.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और दाने दाने के लिए मर रहे हैं। दाने दाने पर वहां दंगे हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति
पॉलिटिकल लीग का ये मैच खेलने में व्यस्त है और इसीलिए हमें पाकिस्तान के लोगों के साथ आज बहुत हमदर्दी है। तो आप देखिए जो पाकिस्तान की जनता है उसकी स्थिति कितनी खराब हो गई है, कितनी गरीबी है कि अगर प्रोटेस्ट करने भी जा रहे हैं, लोगों के घरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आगजनी भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए जिसके घर में जो मिला वो चुरा कर ले आए। सैलेड ले आए, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल मिली तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आए, किसी के घर में मुर्गा मिला तो मुर्गा ले आए, मोर मिला तो मोर चुरा कर ले आए। खाने पीने का जो सामान जिसके हाथ लग रहा है सबसे पहले वो खाने पीने का सामान चुरा कर वहां से भाग रहा है। देखिए आप इन तस्वीरों से देखकर आप समझ में आ जाएगा आपको कि पाकिस्तान के लोगों की स्थिति इस समय कैसी है। सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो है खाने पीने की चीजों की, और इस दौरान जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं वहां पाकिस्तान के जो लोग हैं सबसे पहले यही खाने पीने का सामान निकाल रहे हैं। और वहां की जो पुलिस है, जो सेना है, वो लोगों पर कैसे अत्याचार कर रही है वो तो आप अभी देख ही रहे हैं। आप सोचिए ये जो जगह है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी, ये भारत की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 650 किलोमीटर दूर है। 650 से 700 किलोमीटर दूर के बीच का जो है डिस्टेंस होगा। हमसे सिर्फ 650 किलोमीटर दूर ये सब हो रहा है। इसलिए हमारे लिए चिंता की बात तो है ही, क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस में, हमारे बॉर्डर से लगा हुआ हमारा पड़ोसी, पुराना पड़ोसी जो कि भारत का एक हिस्सा एक जमाने में हुआ करता था, वो देश अभी जल रहा है और 22 करोड़ लोग इस समय बहुत बुरी स्थिति में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों वाला देश है। इसके बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आज का आप आईपीएल मैच छोड़ दीजिए और इस मैच को देखिए, क्योंकि ये आईपीएल से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प मैच है। और आज जो अब हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि इमरान खान एक जमाने में क्रिकेट के खिलाड़ी हुआ करते थे और अब वो पाकिस्तान की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। और उनकी ये जो यात्रा है, उनका जो सफर है कि कैसे वो जितने बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी थे उतने ही बड़े राजनीति के भी खिलाड़ी बन गए, ये सफर अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। इसलिए आज हमने 31 साल पुराना एक वीडियो आपके लिए निकाला है, जब 1992 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान और उनकी टीम के दूसरे खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मानित किया था। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की ही पार्टी आज भी सत्ता में है और शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री अब हैं वो नवाज शरीफ के भाई हैं। उस समय नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, यानी वो पाकिस्तान की सरकार के कप्तान थे और इमरान खान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। और उस दिन हुई इस मुलाकात में नवाज शरीफ ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि उन्होंने तो बहुत समय पहले ही इमरान खान को राजनीति में आने का प्रस्ताव दे दिया था, जिसे इमरान खान ने ठुकरा दिया था। लेकिन यह प्रस्ताव यानी ये ऑफर उनके लिए जब तक वो जीवित हैं खुला हुआ है। जब भी वो चाहें वो चुनाव लड़ सकते हैं, जब चाहें वो राजनीति में आ सकते हैं। नवाज शरीफ ने उस जमाने में उन्हें ये खुला ऑफर दिया था। नवाज शरीफ को पता नहीं था कि आज जिस लड़के को वो राजनीति में आने के लिए कह रहे हैं, यही लड़का एक दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा और उन्हें जेल में डाल देगा। इसी को समय का चक्र कहते हैं। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे और वो अपने आप को इतना बड़ा समझते थे और वो कहते थे कि अगर मैं चाहूं तो इमरान खान को एक सांसद बना सकता हूं। तब उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि इमरान खान एक दिन सांसद तो बन ही जाएंगे, बिना उनकी मेहरबानी के, बिना उनकी मर्जी के, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री बनते ही नवाज शरीफ को जेल में डाल देंगे और फिर नवाज शरीफ को एक दिन पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। और आज भी वो पाकिस्तान लौट नहीं पाए हैं, अभी भी वो लंदन में है। इमरान खान की राजनीतिक कहानी नवाज शरीफ से ही शुरू होती है। असल में इमरान खान जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान थे तब उस दौर में वो नवाज शरीफ को बहुत मानते थे और अक्सर नवाज शरीफ के बुलाने पर वो उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में भी चले जाया करते थे। इसके अलावा दोनों नेताओं की उम्र में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं था, दोनों लगभग हम उम्र थे और इसलिए भी इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच कभी कोई कड़वाहट नहीं थी।
जैसी कड़वाहट अब दिखती है। आज नवाज शरीफ 72 साल के हैं और इमरान खान 70 साल के हैं, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ के कहने पर कुछ साल बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की राजनीति में डेब्यू किया, लेकिन बाद में इमरान खान ने यह राजनीतिक मैच नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के खिलाफ बना दिया और उन्होंने वर्ष 1996 में अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। 1992 में जब इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता था, तब उनकी उम्र 39 साल थी और उन्होंने एक बार संन्यास लेने के बाद अपना संन्यास तोड़ा। संन्यास लेने के बाद फिर से क्रिकेट में वापसी की, ऐसा बहुत कम होता है, और फिर 39 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। वर्ष 1987 में वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके थे, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक के कहने पर उन्होंने क्रिकेट में वापसी की और पाकिस्तान को पहली बार 1992 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिलाया। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति में आउटसाइडर थे। लोगों ने शुरुआत में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये एक क्रिकेट खिलाड़ी है, बहुत ग्लैमरस है, देखने में बहुत अच्छा है, दिखता अच्छा है, बात बड़ी अच्छी करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एक सुपरस्टार का ग्लैमर तो उनमें हमेशा से था। और पाकिस्तान की राजनीति दो पार्टियों तक ही सीमित थी। एक तरफ भुट्टो परिवार की पार्टी थी और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के परिवार की पार्टी थी। बस ये दो राजनीतिक खानदान थे जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, भुट्टो और नवाज शरीफ। और यही दोनों पार्टियां पाकिस्तान की सत्ता में आती जाती रहती थी। कभी बेनजीर भुट्टो की पार्टी आती थी और कभी नवाज शरीफ की पार्टी आती थी। लेकिन इमरान खान एक आउटसाइडर होते हुए भी पाकिस्तान की राजनीति में एक तीसरी पार्टी को लेकर आए और उन्होंने इस पूरे संघर्ष को ट्रायंगुलर बना दिया और वो इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्हें हराने के लिए नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की पार्टी को एक साथ आना पड़ा। आप सोचिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे आज भारत में अगर हम कहें तो मोदी को हराने के लिए बाकी सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना पड़ता है, वैसे ही इमरान खान इतने बड़े बन गए कि उन्हें हराने के लिए पाकिस्तान में जो दो सबसे पुराने प्रतिद्वंदी थे, यानी बेनजीर भुट्टो की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी, जो सबसे बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के, ये दोनों भी एक साथ आ गए। और आज आप देखिए, आज शहबाज शरीफ की पार्टी में बेनजीर भुट्टो के जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो, वो विदेश मंत्री हैं। तो सोचिए, एक जमाने में जो इतने कट्टर दुश्मन होते थे, आज बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की सरकार में विदेश मंत्री है। और गठबंधन की यही सरकार अभी पाकिस्तान की सत्ता में भी है। यानी एक आउटसाइडर नेता जो कि राजनीति से जिसका कोई लेना देना नहीं था, पाकिस्तान की राजनीति में इतना मजबूत हो गया कि आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले में आगे आकर उनकी रिहाई करवानी पड़ी। और अब आपको वो भाषण हम इमरान खान का सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद दिया था। इस भाषण को एक बार आप सुनिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इमरान खान किस मिट्टी के बने हैं और इमरान खान के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात इमरान खान के बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इमरान खान भी कोई बहुत दूध के धुले हैं। भले ही इमरान खान को जब देखते हैं तो आपको एक स्टारडम का अनुभव होता है, एक सुपरस्टार को जैसे देख रहे हैं आपको वो अनुभव होता है। उनके अंदर एक ग्लैमर है, बोलते बहुत अच्छा है, दिखते बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये बात भी हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि वो भी दूध के धुले नहीं हैं और उन्होंने भी बहुत समझौते किए हैं सत्ता में आने के लिए। और सबसे बड़ा समझौता जो इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के लिए किया था वो था पाकिस्तान की सेना के गोद में जाकर बैठने का फैसला। उन्होंने पाकिस्तान सेना की कठपुतली बनने का फैसला किया। वो पाकिस्तानी सेना की कठपुतली बने, इसके लिए तैयार हो गए। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। और आज भी लोग ये कहते हैं कि वो जो चुनाव उन्होंने जीता था वो अपने दम पर नहीं जीता था, तब वो अपने दम पर चुनाव जीत ही नहीं सकते थे। पाकिस्तान की सेना की मदद से वो ये चुनाव जीत पाए, क्योंकि सेना को अपना एक प्यादा चाहिए था प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, जो इलेक्टेड प्रधानमंत्री ना हो बल्कि सेलेक्टेड प्रधानमंत्री हो। इमरान खान के बारे में भी यही कहते थे, वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, जब तक
उन्होंने अपनी आवाज उठाई नहीं और फिर धीरे धीरे इमरान खान पाकिस्तान की सेना के कंट्रोल से बाहर होते चले गए और एक ऐसा समय आ गया जब इनकी दुश्मनी हो गई, ये दोनों अलग अलग टीम में चले गए और फिर उन्हें सत्ता से बाहर आना पड़ा। सत्ता से बाहर आने के बाद असल में उनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत बड़ी है और अब बड़ी लड़ाई यही है कि पाकिस्तान की सेना ने एक और प्यादे को ले लिया, शहबाज शरीफ को ले लिया और इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी जगह दूसरे प्यादे को क्यों ले लिया, और यही लड़ाई है। लेकिन अब उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आज निष्पक्ष चुनाव हो जाए पाकिस्तान में तो शायद वो अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं और प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। ये बात नवाज शरीफ भी जानते हैं, बिलावल भुट्टो भी जानते हैं, शहबाज शरीफ भी जानते हैं और पाकिस्तान की सेना भी जानती है। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की सेना की जो पावर्स हैं उन्हें बहुत कम कर देंगे, शहबाज शरीफ को जेल में डाल देंगे, नवाज शरीफ को जेल में डाल देंगे, बिलावल भुट्टो का क्या करेंगे हम कह नहीं सकते। इसलिए ये सारे लोग मिलकर ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कुछ भी करके चुनावों को रोका जाए और इमरान खान की लोकप्रियता को रोका जाए। इसीलिए उन पर लगभग 140 केसेस हैं। एक केस से इमरान खान अगर छूट गए हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आगे चलकर किसी दूसरे केस में उनको गिरफ्तार कर लें और आप हैरान मत होइएगा, जैसे ही वो रिहा होंगे हो सकता है उन्हें किसी तीसरे केस में फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए, वहां से रिहा होंगे फिर और किसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। तो यह सिलसिला पाकिस्तान की खूनी राजनीति में चलता रहेगा। सबसे जो चिंता की बात है वो ये है कि इमरान खान की हत्या भी हो सकती है। इमरान खान खुद ये कह सकते हैं कि इमरान खान की हत्या हो सकती है, उन्हें जहर दिया जा सकता है, क्योंकि यही एक अकेला रास्ता बनता है अगर उनकी लोकप्रियता को नहीं रोका जा सकता तो। 70 साल के इमरान खान की रियल लाइफ किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लीक से हटकर किया। और आपने देखा होगा कि जितनी चर्चा इमरान खान के क्रिकेट करियर और उनकी राजनीति के बारे में होती है उतनी ही चर्चा उनके निजी जीवन, प्राइवेट लाइफ और शादियों को लेकर भी होती है। इमरान खान की पहली शादी हुई थी 1995 में और उनकी पहली पत्नी का नाम था जमाइमा गोल्डस्मिथ और वो ब्रिटेन की एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थी और इस शादी की उस जमाने में बहुत चर्चा हुई थी और पाकिस्तान में तब लोग कहते थे कि जो पाकिस्तान ब्रिटेन का गुलाम था वो अब पाकिस्तान की ससुराल है। हालांकि इमरान खान की पहली शादी सिर्फ 9 साल चली और 2004 में उनका तलाक हो गया। इस तलाक के 11 वर्षों के बाद 2015 में इमरान खान ने ब्रिटेन की एक मशहूर टीवी प्रेजेंटर रेहम खान से निकाह किया, लेकिन उनकी ये शादी सिर्फ 10 महीनों में ही टूट गई और इमरान खान से अलग होने के बाद रेहम खान ने उनके साथ अपने संबंधों को लेकर एक किताब भी लिखी और उन पर दूसरी महिलाओं से रिश्ते और नशे की लत में शामिल होने के कई बड़े बड़े आरोप लगाए। इसके अलावा कई वर्षों तक इमरान खान की पहचान एक प्ले बॉय के रूप में होती रही और आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा के साथ भी उनका नाम कुछ समय के लिए जुड़ा था और उनके अफेयर की चर्चा उस जमाने में अखबारों में भी छपा करती थी, भारत के अखबारों में भी छपती थी। फरवरी 2018 में इमरान खान ने तीसरी बार बुशरा बीबी से निकाह किया और ऐसा कहा जाता है कि इस निकाह से पहले बुशरा बीबी इमरान खान की आध्यात्मिक गुरु थी और उनकी शादी को लेकर बड़ी चर्चा रही, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बुशरा बीबी ने एक सपना देखने के बाद इमरान खान से शादी की थी और उन्होंने ये सपना देखा था कि अगर वो इमरान खान से निकाह करती हैं तो उनकी जिंदगी के साथ साथ उनके देश यानी पाकिस्तान की स्थिति भी सुधर जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि बुशरा बीबी की वजह से ही वो राजनीति में लगातार इतने सफल होते चले गए, लोकप्रिय होते चले गए और प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंचे। लेकिन हुआ क्या, ये आज आप सबके सामने है। लेकिन ये फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है, ये फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो इमरान खान की रिहाई बाकी है और अब आप देखिएगा रिहाई के बाद हो सकता है दोबारा गिरफ्तारी हो सकता है अभी जो पूरी कहानी है अब ये धारावाहिक की तरह चलेगी। तो अब आप अगले कुछ महीनों के लिए ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान का ये धारावाहिक आप तक ऐसे ही पहुंचता रहेगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना, और कल का दिन किसने देखा, इसलिए आज का दिन खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। नमस्कार।